हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों ने कहा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो वो लाइफ प्रोसेस प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी होगा। तो हम लोग जो पहला भाई वी आर सेइंग that control and coordination existing in various life forms, तो उसमें से हम पहला लाइफ फॉर्म एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हेडिंग होगी स्टूडेंट्स? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन animals including human beings। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है। देखो क्या क्या एक्टिविटीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आती हैं, जैसे हार्ट बीटिंग, कोई पेन को फील करना, कोई किसी चीज पे एकदम सडन रिएक्शन, जैसे टाइगर सामने आ गया, या आपको फुटबॉल खेलना है, या आपके मुंह में पानी आना। कोई भी अगर आप टेस्टी फूड को देखते हैं तो आपके मुंह में क्या हो जाता है, पानी आ जाता है, तो वाटरिंग इन दी माउथ। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है ये किस वजह से हो रही है, इनको कौन कंट्रोल करके बैठा हुआ है, कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो मैसेज को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इंटरप्रेट करवाते हैं और एक्शन दिलवाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पहले पढ़ते थे कि न्यूट्रिशन को करवाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, रेस्पिरेशन को करवाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन करवाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पेक्टिवली चाहिए, रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए एनिमल्स में मेजरली 2 टाइप्स के सिस्टम रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स in human beings 2 types of systems are responsible कौन से देखो 2 तरीके के होंगे स्टूडेंट्स। पहला सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। उसका नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरे वाले का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ये सिस्टम ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं। यही ऑर्गन्स मैसेज को बनाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे ऑर्गन्स को अलाउ करते हैं कि आप इंटरप्रेट करो, समझो और एक्शन दो। पर 2 तरीके के पढ़ने की क्या जरूरत है? शायद एक से काम नहीं चल रहा होगा, इससे 2 को लिया। शायद मेरे अकेले से काम नहीं हो रहा होगा तो मैंने दूसरे की हेल्प ले ली। ऐसा कुछ सिनेरियो बैठ सकता है, बिल्कुल बैठा होगा। देखो नर्वस सिस्टम में क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है मैसेज को बनाने और ट्रांसमिट करने में। भाई पहले तो मैसेज का बनना जरूरी है, जनरेट होगा तभी तो दूसरे ऑर्गन्स पे ट्रांसमिट होगा। देखो नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैसेज जनरेट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या कर रहा है? एक मेजर ऑर्गन है। ये क्या करता है? जनरेट मैसेजेस, अब जनरेट तो कर लिया। अब किसी जैसे हाथ को बताना है कि आपको ये आप गर्म पानी में हाथ डाल के बैठो, सडन आपको हाथ हटाना है, कौन आपको मैसेज देगा? ब्रेन। अब हाथ
में कैसे मैसेज, ये थोड़ी कि ब्रेन खुद निकल के हाथ के पास आएगा कि प्लीज रिमूव योर हैंड, जस्ट किडिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो ब्रेन में से कोई ऐसा इंटरमीडिएट कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालूं जो ट्रेवल करे, फाइबर्स ट्रेवल करें, कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करें। तो ब्रेन से क्या होती है, वेरियस नर्व फाइबर्स निकलती हैं, नर्व सेल्स निकलते हैं जो कि फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और जो मैसेज ब्रेन बनाता है वो बहुत इजीली दूसरे बॉडी पार्ट्स को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। बॉडी पार्ट्स को मिल जाता है मैसेज, वो इंटरप्रेट कर लेते हैं और एक्शन दे देते हैं। तो क्या लिखूंगी, एसोसिएटेड nerve cells and fibers, associated nerve cells and fibers transmit messages to other organs। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब इसमें क्या है, देखो इसमें तो अदर ऑर्गन्स के पास मैसेज पहुंच गया। चलो थोड़े से और डिफरेंसेस होंगे तो अपन यहां देख लेते हैं, इसके कंटिन्यूएशन में चलेगा। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है। पहले तो मुझे बात बताओ, जब नर्वस सिस्टम अवेलेबल है तो क्यों एंडोक्राइन की जरूरत पड़ी? क्या नर्वस में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं? शायद होंगे। देखो क्या होता है, पहले तो ये सिस्टम क्या है, फास्ट जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस करता है। पहला क्या फायदा है कि हर चीज बहुत फटाफट हो रही है, हर चीज क्या है, बहुत ज्यादा फटाफट हो रही है। जैसे आपने गर्म पानी में हाथ डाला, जनरली ये जो नर्वस सिस्टम है ये ऐसे एक्टिविटीज को करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें आपको सडन एक्शन चाहिए। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, तुरंत हाथ हटाना है, क्विक जो एक्शन करवाना है, उसमें क्या है, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेजेस को पहुंचाने में और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे क्विकली ब्रेन ने जनरेट किया मैसेज और फट से ट्रांसमिट कर दिया, आपने हाथ हटा लिया। ये थोड़ी घंटों तक हाथ डाल के बैठे रहते हो फिर हटाते हो, विद इन अ सेकेंड्स आप हाथ, तो देखो ना कितना फास्टली कंडक्ट हुआ मैसेज, कितना जल्दी जनरेट भी हुआ होगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है, फास्ट करवाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के हर सेल में पहुंचे या बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंचे। भाई कहने का मतलब ये ना, भाई ऑर्गन तो सेल से ही बना हुआ होगा, तो जरूरी नहीं है कि नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स, या देखो जनरेट तो हो गया, ब्रेन ने जनरेट कर लिया, पर जरूरी नहीं है कि नर्व फाइबर्स बॉडी के हर पार्ट में पहुंचे और मैसेज को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो क्या लिखेंगे, नॉट एबल टू कन्वे मैसेज टू ईच एंड एवरी पार्ट, टू ईच एंड एवरी सेल लिखो। ठीक है, और नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस कंडक्ट हो रहे हैं नर्व फाइबर्स के थ्रू, उन्हें इंपल्स के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इंपल्स। मैसेजेस कंडक्टिंग थ्रू nerve fibers called as impulses, called as impulses। ठीक है स्टूडेंट्स, एक देखो ये क्या है, एक तरीके से इसका ड्रॉबैक है, जो स्टमक वाले हैं वो ड्रॉबैक हो गया ना, कि जनरेट तो हो रहा है लेकिन ट्रांसमिट हर जगह पर नहीं हो रहा है। और क्या क्या हो सकता है, देखो कि जैसे एक इंपल्स जनरेट हुई या एक बार में कोई मैसेज जनरेट हुआ और वो इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक बार में एक ही होगा। ऐसा नहीं कि उसी की ड्यूरेशन के बीच में, मतलब वो तो पहुंचा ही नहीं, उतनी देर में ब्रेन ने दूसरा मैसेज बना दिया। मतलब दो मैसेज को बनने और कंडक्ट होने के बीच में क्या टाइम चाहिए, लैग टाइम चाहिए। तो इतना मतलब
फास्टली भी नहीं हो सकता कि जैसे बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज हो गई तो आपको एक बार में क्या है, एक ही मैसेज बनेगा और एक बार में ही एक ही ट्रांसमिट होगा। ऐसा नहीं कि वो आधा तक पहुंचा नहीं और दूसरा मैसेज बन गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते, पर ये इसकी एक इनिबिटरी फैक्टर हो गया। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी हुई, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने शेड देखा तो आपके बॉडी का एक्साइटेड हो गई, बॉडी एक्साइटेड हो गई मतलब सेल्स एक्साइटेड हो गए। तो वो जो एक्साइटेड सेल्स होते हैं या जिनको उनको आप स्टिमुलेटेड सेल्स भी बोल सकते हो। स्टिमुलेटेड मतलब जिन्हें एकदम से कोई झटका लगा है, कोई काम करने के लिए कुछ आया है, उसके पास कोई मैसेज आया है। तो जो स्टिमुलेटेड सेल्स होते हैं, एक्साइटेड सेल्स होते हैं, वो अपने अंदर से क्या है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोई एक सेल जो एक्साइटेड हुआ है वो अपने अंदर से केमिकल प्रोड्यूस करता है और क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, आगे की ओर भेज देता है, और बाकी सारे सेल्स उसको क्या कर लेते हैं, इक्वली रिसीव कर लेते हैं। मतलब मैसेज केमिकल्स की फॉर्म में एक ही सेल ने बनाया और जनरेट किया, लेकिन बाकी सेल्स उसे इक्वली लेके इंटरप्रेट करते हैं और एक्शन देते हैं। पर इसमें क्या है, प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन फायदा क्या है कि बॉडी के हर पार्ट को मिल रहा है, जबकि नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स हर पार्ट में कंडक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टिमुलेटेड, यहां तो ब्रेन मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर एक्साइटेड और स्टिमुलेटेड सेल, स्टिमुलेटेड और एक्साइटेड सेल्स स्टिमुलेटेड और एक्साइटेड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या होते हैं, मैसेजेस को ले जाने का काम करते हैं। भाई जो भी सेल एक्साइट हुआ है, जो भी उसमें मैसेज कंटेन्ड हुआ है, वो केमिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स, और इनको केमिकल मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं। केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होगा क्या, these chemicals then diffuses to other cells of the body, to other cells of the body, to other cells of the body, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन स्लोअर, धीरे धीरे हो रहा है, फास्ट नहीं हो रहा। यहां पर क्या है, फास्ट है, यहां पर क्या है, स्लो है, ठीक है। फास्ट है, स्लो है, फास्ट है, स्लो है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि नॉट एबल टू कन्वे मैसेज टू ईच एंड एवरी सेल, यहां पर क्या है, दिस केमिकल देन डिफ्यूजेस टू ईच एंड एवरी सेल। तो अदर सेल्स एबल टू गेट proper messages, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस बॉडी में नर्वस सिस्टम का भी है, एंडोक्राइन सिस्टम का है, दोनों का बराबर सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर हम प्रॉपरली सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम अपने ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपके जो एक सेल है उसमें ऐसा क्या है कि जिसको अगर स्टिमुलस से एक्साइटमेंट मिलता है तो वो केमिकल प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करेगा, कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा और कैसे दूसरे सेल्स में छोड़ेगा, और दूसरे सेल्स कैसे उन केमिकल्स को एक्सेप्ट करके समझेंगे कि अच्छा ये मैसेज आया है, इस तरीके से इंटरप्रेट करके एक्शन देना है, ठीक है। लिख लीजिए, स्टूडेंट्स नोट डाउन किया। चलिए अब हम लोग क्या है प्रॉपरली किस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। किसके बारे में देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखो, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम इन आवर बॉडी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले सिंपल क्या लाइन लिखेंगे? सिस्टम in our body for control and coordination, for control and coordination। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है? कोई रिस्पॉन्सिबल है? यस, द ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल। कोई एक ऑर्गन के सेल्स में एक्साइटमेंट होता है और वो कुछ मैसेज प्रोड्यूस करती है, और वो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये केमिकल्स वो सेल्स छोड़ देते हैं और बाकी सारे सेल्स क्या उन्हें इक्वली एक्सेप्ट करते हैं धीरे धीरे। पर ये जो केमिकल बनता है, छूटता है और पहुंचता है, ये तीनों प्रोसीजर्स में बहुत टाइम लगता है। सो द मैसेज जनरेटेड, transmitted and the interpretation of these chemicals takes a long period of time। लंबा, इतना भी टाइम नहीं कि सालों साल लग जाएंगे, पर लंबा टाइम लगता है। इट इज अ स्लोअर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो क्या लिखूंगी? हेयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन occurs, control and coordination occurs by generation, transmission and interpretation। And interpretation of messages in the form of chemicals, in the form of chemicals। in the form of chemicals। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अब मुझे एक बात बताओ कि बॉडी में कोई चीज क्या प्रोड्यूस होगी और कहाँ प्रोड्यूस होगी? भाई ले दे के आपके बॉडी के ऑर्गन से प्रोड्यूस करें, क्योंकि आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हो। तो सिस्टम में कौन काम कर रहा है? ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलूंगी मैं? हेयर ऑर्गन्स आर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। अब ये केमिकल्स क्या होते हैं? एक मैसेज के फॉर्म में है, ट्रांसमिट होते हैं, सामने वाले ऑर्गन को बात समझाते हैं, इसलिए इन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है। तो ऑर्गन्स आर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, एक्ट एज, इधर आ जाइए, एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, और बहुत ज्यादा हाईली वर्जन में बात करें, बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में बात करें, तो इन केमिकल मैसेंजर्स को हार्मोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिपिकली दीज केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड एज हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकली दीज केमिकल मैसेंजर्स are called hormones। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देखो कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन होगा। ठीक है, ऑर्गन में सेल्स एक्साइट हुए होंगे। ठीक है, दीज आर द सेल्स। ठीक है, ये कोई सेल एक्साइट हो गया। ठीक है ना, ऑल सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ये सेल क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। इस सेल ने क्या कर दिया? सेल एक्साइटेड, सॉरी, सेल एक्साइटेड क्या होगा? केमिकल्स जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड। और आप इन्हें क्या बोल रहे हो? हार्मोन्स।
आप इन्हें क्या बोल रहे हो, हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये समझ लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, ऑर्गन में या इस वाले सेल को एक्साइटमेंट मिला, उसने क्या प्रोड्यूस किया, केमिकल, केमिकल बनाया भी और केमिकल अपने अंदर सीक्रेट मतलब भर के भी रख लिया। टाइम आने पर वो क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, टाइम आने पे क्या कर देगा, छोड़ देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ऑर्गन्स generate and secrete hormones। हो गया, secrete hormones, then they diffuse according to them, then they diffuse to other cells according to them। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गन्स ऑलरेडी अपने सेल्स के अंदर कोई केमिकल्स को बना के रखें, सिक्रीट करके रखें, और जब वो सेल्स एक्साइटेड हो जाएंगे किसी वजह से तो केमिकल्स को क्या कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे दूसरे सेल्स में। तब वो केमिकल्स ट्रांसमिट भी होंगे, नए सेल्स को मिलेंगे भी, वो इंटरप्रेट भी करेंगे और एक्शन भी देंगे। इस तरीके से भी हो सकता है कोई काम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने, चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बात पहले भी बता रखी है कि ऐसे ऑर्गन्स जो अपने अंदर कुछ बनाकर सिक्रीट करते हैं, क्या उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं? आई थिंक यस, द ऑर्गन्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट समथिंग और टाइम आने पे उन्हें छोड़ना, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। तो एक्चुअली these glands are related to endocrine system, so these organs, भाई ये organs क्या है, endocrine system बना रहे हैं। organs क्या कर रहे हैं, endocrine system बना रहे हैं। किस तरीके से मैं बोलूंगी, देखो, जिस organ having power of secretion, कुछ भी अभी आगे बताऊंगी क्या बना के सिक्रीट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, called as glands। called as glands। ठीक है, अब देखो ऑर्गन्स ही सिस्टम बनाते हैं, तो वो ऑर्गन जो कुछ सिक्रीट करते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या मैं उन ऑर्गन्स को ग्लैंड के नाम से बोलूं कि द ग्लैंड्स विच आर मेकिंग द एंडोक्राइन सिस्टम आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ऐसा कह सकती हूँ ना स्टूडेंट्स, क्या बोल सकती हूं मैं, ऑर्गन्स सिक्रीटिंग कॉल्ड एज ग्लैंड्स। अब चाहे ये सिस्टम बनाए या ये सिस्टम बनाए, बात तो बराबर ही है ना। ठीक है, सो ग्लैंड्स फॉर्मिंग एंडोक्राइन सिस्टम, glands forming endocrine system called as endocrine glands, called as endocrine glands, called as endocrine glands, मतलब various endocrine glands forming the endocrine system। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी पूरी बॉडी में कहां कहां एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे? देखो हमारी बॉडी में हर जगह अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। सर में भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यहाँ गले और चेस्ट के रीजन के बीच में भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हमारे एब्डोमन में, कमर वाले हिस्से में भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इवन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में आपको मैसेजेस ट्रांसफर करवाने हैं, हो सकता है ब्रेन से गले में, गले से कहीं और, फिर नीचे। तो इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन और एक्यूमुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
और पूरी बॉडी के जो भी ग्लैंड्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के फॉर्म में बैठे हुए हैं, इसे सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट at various location in our body, endocrine glands are present at various location in our body। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इन ग्लैंड्स के अंदर, ग्लैंड तो ऑर्गन ही है, ऑर्गन किसका बना होता है? सेल्स का बना हुआ होता है। सेल्स में ही क्या होती है भाई? सेल ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल। अगर आपको कोई फंक्शन करवाना है केमिकल सिक्रेट करने का, तो कौन केमिकल सिक्रेट करेगा? सेल्स ही करेंगे ना। तो कौन से टाइप के सेल्स होंगे? एपिथेलियल सेल्स। उनमें क्या होता है? पावर ऑफ सिक्रीशन होता है। तो एपिथेलियल सेल्स in glands form and secrete chemicals अब आपके हिसाब से एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें सिक्रीट हो सकती हैं? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। थिंग्स secreted by the various endocrine glands of our body, ठीक है। मेजॉरिटी में ये मतलब हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ग्रुप का नाम दे दिया हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी की जो स्लोअर, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? बॉडी की स्लोअर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बॉडी की क्या करता है? स्लोअर एक्टिविटीज। जैसे आपकी हार्ट बीटिंग है, हार्ट बीटिंग को कंटिन्यूस भी रखना है और नॉर्मल, मतलब कि थोड़ी तेजी से आपका दिल धड़क रहा है कि आज ही धड़क के काम करना है। ठीक है, और जैसे आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ क्या है? धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए। तो ऐसी जो स्लोअर एक्टिविटीज होती हैं उनमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स के बाद एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स भी केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं, और जहां पर स्पीड बढ़ानी रहती है उनको बढ़ा देते हैं। अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं, आगे चल के हम लोग इन चीजों के बारे में देखेंगे। फिर जैसे होंगे मेटाबोलाइट्स, जो आपकी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे कहीं पर ऑर्गेनिक एसिड की जरूरत है, कहीं पर विटामिन की जरूरत है, कहीं पे मिनरल्स की जरूरत है। जैसे कट लग गया, अब कट लगते से आपको क्या है? फाइब्रिन की जरूरत है। क्या जरूरत है? ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिन की। फट से ये फाइब्रिन मेटाबोलाइट्स के थ्रू निकल कर आ जाता है। तो ये तो क्या है? ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, इनके बारे में आपको डीप में पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडोक्राइन सिस्टम टेक्स केयर ऑफ स्लोअर बॉडी एक्टिविटीज, जिनको स्लोली कांस्टेंट एक्टिविटी करनी है। इसलिए इसमें खुद केमिकल्स का सिक्रीशन और रिलीजिंग स्लो होता है, इसलिए काम ऑटोमेटिकली क्या ये धीरे भी करता है। तो जिससे अगर आप धीरे काम करोगे ना तो आपकी पहचान कैसे जाएगी कि ये धीरे काम करता है, इसको कम ही काम दो और धीरे धीरे वाला काम दो, कि जो काम लॉन्ग लास्टिंग तक चलाना है इसको ये काम दो, क्योंकि ऑलरेडी फास्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये केमिकल्स फास्टली नहीं बन पाते होंगे, फास्ट रिलीज नहीं हो पाते होंगे, इसलिए काम भी स्लोअर ही करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बॉडी ग्रोथ है। बॉडी ग्रोथ ये क्या होती है? स्लो कांस्टेंट करवानी है, इसलिए क्या है? जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर क्लियर होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत इजी सा, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्कस इतना तो समझ में आ गया
कि ऑर्गन को ग्लैंड क्यों बोला, केमिकल सिक्रेट करता है। क्या चीज उसके अंदर होती है, एपिथेलियल सेल्स। कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल सिक्रेट होते हैं, ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक तो इनके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स लेंगे कि भाई इनके अंदर ये तो ग्रुप है, ये तो नाम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। और फिर फाइनली हम लोग ग्लैंड्स के बारे में डीप में पढ़ेंगे कि बॉडी में टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ेंगे, किस किस टाइप के ग्लैंड होते हैं, उनका नेचर, उनमें क्या क्या केमिकल्स किस तरीके से बन रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको वेरियस लोकेशन में वेरियस ग्लैंड्स हैं, तो हेड में कोई ग्लैंड होगा, उसका अपना नाम है, उसका अपना केमिकल है, अपना काम है, उस तरीके से आपको बॉडी में वेरियस काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, इसके आगे ग्लैंड्स के बारे में भी और भी बहुत सी चीजें डीप में पढ़नी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स। चलिए घर जाके अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।